15% से आपका पैसा ग्रो करता है अगले 10 साल तक, तो कितना गुना हो जाएगा? नियर अबाउट 4 टाइम्स। अगर 20% से करता है तो नियर अबाउट 6 टाइम्स, और अगर 25% से करता है तो नियर अबाउट 9 टाइम्स, और अगर 30% से करता है तो नियर अबाउट 14 टाइम्स। तो आप देख रहे हो कि जो इंटरेस्ट है वो 5-5% से बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग बीच में आ गई है तो जो रिटर्न है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है। करीब 10 दिन पहले संदीप सर ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने एक बैंक में इन्वेस्टमेंट की बात की और कुछ हिंट्स दी, जिसके बेसिस पर हमने उस बैंक का नाम गेस किया जो कि था IDFC फर्स्ट बैंक। ये वीडियो हमने ट्यूसडे को अपलोड किया। उसके बाद थर्सडे को उनकी एक और वीडियो आती है। इस वीडियो में भी उन्होंने डायरेक्ट बैंक का नाम नहीं बताया, परंतु कुछ पैरामीटर्स बताए जिनके बेसिस पर उन्होंने उस बैंक को चूज किया। इन पैरामीटर्स को हम आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे और जानेंगे क्या हम सही थे, और अगर नहीं तो एक्चुअल में वे किस बैंक की बात कर रहे हैं। अगेन पुरानी वीडियो की तरह ही इस वीडियो का मकसद भी स्टॉक सजेस्ट करना नहीं है, बल्कि आपको ये सिखाना है किस प्रकार से किसी कंपनी को एनालाइज किया जाता है, और जो भी टर्म्स संदीप सर ने अपनी वीडियो में यूज किए उनका एक्चुअल में मतलब क्या है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल एनालिसिस में, जिसे हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। किसी ऐसे बिजनेस में पैसा लगाओ जो सदियों से था, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहने वाला है। यानी क्या? एक बैंक। तो जब भी बिजनेस को चूज करते हो कि किस बिजनेस में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, स्पेशली अगर आप एक बहुत बड़ी बेट ले रहे हो, तो यू नीड टू बी 100% श्योर कि जो इंडस्ट्री है ये प्रूवन है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। यहाँ पर संदीप सर ने इंडस्ट्री सेलेक्ट करने की बात की। हमें उसी इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो पास्ट में भी एग्जिस्ट करती थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी उसके ग्रो होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ना कि हाइप पर, जिसकी बात वॉरेन बफेट भी करते हैं। ओनली बाय इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, और बिजनेस को आप तभी समझ पाओगे जब उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड होगा, यानी वो बिजनेस काफी टाइम से चलता आ रहा होगा, उसके बेसिस पर फ्यूचर में उसका क्या पोटेंशियल है और वो बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। यही रीजन है बैंकिंग इंडस्ट्री चूज करने का। I want to make a prediction for you. I predict that the 21st century is going to be the Indian century. हम सभी को पता है आने वाला समय इंडिया का है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाली है, और अगर किसी देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके बैंक्स को भी ग्रो करना ही होगा। यही रीजन है बैंक पर बेट लेने का। आपको क्या देखना है? कैप्टन ऑफ द शिप कौन है? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है। हम इसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहा कि मेरी साइकी क्या है। वो अगर सीधा जा करके देखें कि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, उसमें कौन ऐसा CEO है जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कमाल का है, जिसने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया और कुछ बहुत बड़ा बना दिया। वी वैद्यनाथन, इनकी बात हमने पिछली वीडियो में भी की है, इवन काफी बात की है। उनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी हमने जाना, जो कि CEO हैं IDFC फर्स्ट बैंक के। ये रही पिछली वाली वीडियो की क्लिप। इंडिया में कई सारे बैंक हैं, फिर इसी बैंक की ग्रोथ इतनी फास्ट क्यों हुई है? बिजनेस तो सभी कर रहे हैं, तो इसका रीजन है, और हम IDFC फर्स्ट बैंक का मूड भी इसे कह सकते हैं, वो है इसका मैनेजमेंट, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO वी वैद्यनाथन का नाम ही काफी है, जिन्होंने ग्राउंड लेवल से शुरुआत करके सक्सेस की ऊंचाइयों को छुआ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1990 में सिटी बैंक से की, जहां पर इन्होंने 10 साल काम किया, जिसके बाद इनके पोटेंशियल को देखते हुए 2001 में ICICI बैंक ने रिटेल बैंकिंग की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी। और मैं आपको बता दूं 2000 तक ICICI बैंक रिटेल पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था और इसका एक्सपोजर रिटेल बैंकिंग में कोई खास नहीं था, परंतु जब वी वैद्यनाथन ने ICICI बैंक को ज्वाइन किया तो 2001 से लेकर 2010 तक इस बैंक ने रिटेल बैंकिंग में काफ़ी ग्रोथ देखी, जिसके बाद वी वैद्यनाथन को 2010 में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का MD एंड CEO बनाया गया, जिसके कुछ सालों बाद इन्होंने कैपिटल फर्स्ट में 10% स्टेक एक्वायर किया। उसके बाद इन्हीं के प्रयासों से IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ और बना IDFC फर्स्ट बैंक, जिसके बाद शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट पर इन्हें MD और CEO भी बनाया गया।
और बैंक में जो इनकी 10% होल्डिंग थी वो उन्हीं के पास है। बैंकिंग सेक्टर में ये मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन में से एक हैं। किसी भी कंपनी के सीईओ का बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी को उठाने में और डुबाने में। एग्जाम्पल की बात करें तो राणा कपूर यस बैंक के एक्स सीईओ, जिन्होंने 5,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला किया, जिसके बाद यस बैंक कंपनी के साथ क्या हुआ, उसका शेयर प्राइस कहां से कहां तक आया, वो हम सभी जानते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट, स्पेशली एमडी एंड सीईओ काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम किसी कंपनी की ग्रोथ की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर आपको पैसा निकालना है या पैसा जमा कराना है तो आप जाओगे बैंक में, वहाँ पे पासबुक में एंट्री होगी, लाइनों में लगोगे। क्या अब ये सब होता है? सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो बैंक को ज्यादा ब्रांचेस खोलने की जरूरत नहीं है। इसको न्यू एज बैंक बोलते हैं। तो बैंक ऐसा होना चाहिए या बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को बहुत तेजी से बदल रहा हो, या ये कह लो और जो बैंक है उससे तेजी से बदल रहा हो। तो दैट मस्ट बी अ न्यू एज बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक एक न्यू एज बैंक है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और लगातार करते चले जा रहे हैं। अगर आप इनकी एनुअल रिपोर्ट भी चेक करोगे तो करीब 108 बार इन्होंने टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज किया है। और एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद आपको पता लगेगा कि इनका काफी मेजर फोकस टेक्नोलॉजी पर ही है, क्योंकि यहाँ पर कम एक्सपेंस पर ही हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक है बैंक जिसका की मार्केट कैप है मान लो 5 लाख करोड़, एक है बैंक जिसका मार्केट कैप है 5,000 करोड़, एक है जिसका है 50,000 करोड़। तीनों में से बेटर कौन सा है? ये आपने बोला 5 लाख करोड़। एक पर्टिकुलर साइज पे जाने के बाद में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जल्दी से वो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके छोटे से चेंज से भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है ओवरऑल बिजनेस के ऊपर। तो वो एक बड़े हाथी के जैसा हो गया जो बहुत तेज नहीं भाग सकता है, और जो बहुत छोटा है उसके पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी बैकिंग नहीं है कि वो बहुत तेज भाग सके। तो जब मैं बात कर रहा हूं इतनी बड़ी बेट लेने की, तो मैं ऐसे बैंक पे नहीं ले रहा हूं जो कि 5 लाख करोड़ है जिसकी मार्केट कैप, क्योंकि 5 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 5,000 करोड़ पे भी मैं बेट नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां पे रिस्क है। तो आई एम गोइंग विद 50,000 करोड़ के आसपास। अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की तो इसका प्रेजेंट मार्केट साइज 63,487 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। 6 महीने पहले इसका साइज करीब 50,000 करोड़ का था। आई थिंक उसी समय संदीप सर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, और क्योंकि ये एक मिड कैप कंपनी है तो इसके ग्रोथ के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। एक है प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब एक बुक वैल्यू होती है कंपनी की, तो बुक वैल्यू पर शेयर होती है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखना होता है। वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो एक्सपेंसिव है। प्राइस टू बुक रेशियो, सबसे पहले हम समझेंगे किसी कंपनी की बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू से हमें पता लगता है कि एक शेयर के पीछे कितने टेंजिबल एसेट रखे हुए हैं। टेंजिबल एसेट से मेरा मतलब है ऐसे एसेट्स जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, इन सभी एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपए है और पर शेयर उसकी जो बुक वैल्यू है वो 20 रुपीज है, तो इसका मतलब है उस कंपनी ने 10 रुपए के शेयर के पीछे 20 रुपए का टेंजिबल एसेट रखा हुआ है। ये तो हमने बात की बुक वैल्यू की। अब अगर हम बात करें प्राइस टू बुक रेशियो की, तो ये हमें मिलता है शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करने पर। इस केस में पीबी रेशियो होगा 10/20 यानी 0.5%। इसका मतलब है कि प्राइस टू बुक रेशियो जितना कम होगा उतना ही वो कंपनी बेटर मानी जाएगी। अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की, तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो 2.46 है, जबकि HDFC बैंक का 3.95, ICICI बैंक का 3.04 है, कोटक महिंद्रा बैंक का 3.18। अगर हम बाकी भी अदर बैंक से IDFC फर्स्ट बैंक के प्राइस टू बुक रेशियो को कंपेयर करें तो आपको IDFC फर्स्ट बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो कम ही मिलेगा, जो कि एक काफी पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब क्या, एक होती है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये सब रेशियोज होती हैं जो देखनी होती है एक बैंक। मान लो किसी बैंक की है कॉस्ट टू इनकम रेशियो 50%, मतलब क्या, उसकी ब्रांचेस का रेंट है, सैलरीज हैं, उसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है, ये सारी कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर उस बैंक की ऑलरेडी है मान लो 50%, तो क्या ऐसे बैंक में पैसा लगाना चाहिए या किसी ऐसे बैंक में जिसकी अभी कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत हाई है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में, 10 साल में धीरे धीरे कम होने वाली है,
यानी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जैसे कि हमने देखा अगर कंपनी की कॉस्ट टू इनकम रेशियो टाइम के साथ साथ कम होती जाती है तो इसका मतलब है आने वाले समय में कंपनी की इनकम तो बढ़ेगी परंतु जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। अगर आप 2019-20 में इसका प्रॉफिट देखोगे तो ये कंपनी लॉस में है। इसके बाद 2021-22 में इसने बहुत कम प्रॉफिट कमाया क्योंकि इसका मेजर फोकस था इसके एक्सपेंशन पर, जहां पर इसके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हैं। और 2023 में हमें इसके प्रॉफिट्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली। और अगर आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो तो वहां पर कंपनी ने मेंशन किया है उन्होंने अपने 95% जो एक्सपेंसेस होते थे उन्हें कम करके 72% पर लाया है, जो कि अगेन कंपनी की ग्रोथ के लिए एक काफी बड़ा पॉजिटिव साइन है। और क्या क्या देखना होता है अगर एक बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो कि उसकी जो NPA रेशियो है वो क्या है। अब उसमें ग्रॉस NPA होता है और नेट NPA होता है, तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ होनी चाहिए। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको भी हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। ये रही उस वीडियो की क्लिप। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला ग्रॉस NPA, दूसरा नेट NPA। अगर ड्यू डेट के 90 डेज के बाद भी लोन वापस नहीं होता है तो उसे ग्रॉस NPA कहा जाता है। और अगर हम ग्रॉस NPA से प्रोविजंस को रिमूव कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट NPA। अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की तो 2019 में इसका ग्रॉस NPA 2.83% था, जो कि 2021 में बढ़कर 4.15% हुआ। और 2023 की बात करें तो अभी ये 2.16% है। नेट NPA की बात करें तो 2019 में ये 1.23% था, जो कि ग्रॉस NPA के बढ़ने के साथ बढ़ा। और प्रेजेंट टाइम में यानी 2023 में इसका नेट NPA 1.03% है। होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट लोन, वहां पर बैंक की कमाई कम होती है क्योंकि जब कोई बड़ी कंपनी लोन लेती है तो वो इंटरेस्ट रेट कम देती है। मानो उसको 10% पे लोन मिल जाएगा, बट जब आप लोन लेने जाओगे बैंक से तो आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%, 40% साल का। कोई और लोन लेने जा रहे हो छोटा सा, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, 25%, बट आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, आप सीधा EMI को देख। IDFC फर्स्ट बैंक का अगर आप ये चार्ट देखते हो तो बैंक ने कॉर्पोरेट बैंकिंग से, जिसे हम होलसेल बैंकिंग भी कहते हैं, वहां से बहुत बड़ा शिफ्ट मारा है रिटेल बैंकिंग पर। मार्च 2018 की बात करें तो बैंक का 27% एक्सपेंशन रिटेल बैंकिंग में और 73% होलसेल बैंकिंग में है, जबकि मार्च 2023 में यानी 5 साल बाद 76% रिटेल बैंकिंग और केवल 24% होलसेल बैंकिंग, जो कि 360 डिग्री चेंज किया है कंपनी ने। और यही सेम चीज की थी HDFC बैंक ने, जिसके कारण आज HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है। और अगर IDFC फर्स्ट बैंक भी अपने रिटेल बैंकिंग पर फोकस करता है और उसे कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करता है तो हमें सेम ग्रोथ IDFC फर्स्ट बैंक में भी देखने को मिल सकती है। संदीप सर ने अपनी सेकंड वीडियो में बताए उन सभी पैरामीटर्स पर IDFC फर्स्ट बैंक अगेन क्वालिफाई करता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि 95% चांसेस हैं संदीप सर ने जिस बैंक में इन्वेस्ट किया है, जिसके बारे में उन्होंने पिछली 2 वीडियोस में बात की, वो IDFC फर्स्ट बैंक ही है। लास्ट में अगर हम बात करें बैंक की वैल्यूएशन की तो बैंक का PE रेशियो 23.2 है, जबकि जो भी कंपनीज बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही हैं प्रेजेंट टाइम में उनका PE रेशियो 18 to 20 के आसपास है। अगर आप HDFC बैंक का भी PE रेशियो देखते हो तो यह है 18.6। और मुझे लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक अभी ओवर प्राइस्ड है। पिछले कुछ महीनों में जो इसकी हाइप क्रिएट हुई है उसके कारण इसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया है और आने वाले 2-3 महीनों में आपको इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। परंतु अगर आप इस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतने कम प्राइस के करेक्शन से आपको कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेरा आप सभी को सजेशन है कि अगर आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती है, आप कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको कभी भी अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट किसी एक ही कंपनी में नहीं करनी चाहिए। ये आप तभी कर सकते हो जब आप हर क्वार्टर में जो कंपनी क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज करती है उसे पूरा पढ़ो और समझो, तभी आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। परंतु अगर आप एक जॉब पर्सन हो, आपका खुद का अलग से कोई बिजनेस है और आपको बहुत कम टाइम मिल पाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तभी आप फ्यूचर में अपने रिस्क को मैनेज कर पाओगे। IDFC फर्स्ट बैंक ने पिछले 6 महीने में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है
जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की। और उस वीडियो में हमने ये भी समझा था कि क्या आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और भी कई सारे पॉइंट्स जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं हमने उस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।